नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड सोशल साइंस का पेपर जनवरी में होना है। उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें चारों सब्जेक्ट आपके होंगे: सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। उससे पहले हम उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर देखेंगे कि किस तरीके का पेपर आता है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये परीक्षा तिथि जो थी 29 जुलाई 2018 को हुआ था। ये प्रीवियस पेपर है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम चारों सब्जेक्ट के एक एक करके प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज से हमारे पास लगभग 28 दिन के आसपास हैं। हम 28 दिन में 28 सेट लगा लेंगे। अगर हम दो सेट भी कर लेते हैं तब भी लगभग मैं आपको 50 सेट करा दूंगा। चलिए, उससे पहले शुरू करते हैं। किस तरीके का पेपर आपके पास आया था, ये व्याख्या भी दी गई है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आपका है कि आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी कृति जो है किसकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है और इसकी व्याख्या दी गई है। तो सही आंसर आपका होगा वो आएगा आपका सी, यानी कि हॉब्स ने लिखी है, लेवियाथन लॉक्स ने लिखी है, टू ट्रीटेज दो अपना सिविल गवर्नमेंट, और उसने लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। तो यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है, आप इस व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की थी, वो कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी है, यानी कि 5040। प्लेटो ने इसकी जनसंख्या 5040 निश्चित की थी। और यहाँ उसने उसकी व्याख्या की है कि किस तरीके से ये जनसंख्या उसने बांटा है और कैसे यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर। तो ये किसने लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हॉब्स ने। और यहाँ उसकी व्याख्या दी गई है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखता है कि किस तरीके से उसने यहाँ लिखा ये, तो इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो यहाँ लास्ट में बचता भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसकी यहाँ व्याख्या दी गई है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जैसे एम हिदायतुल्लाह भारत के मात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक के रूप में काम किया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। तो ये आहूत करता है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। यहाँ उसकी व्याख्या दी गई है कि कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 123 जो है भारत के राष्ट्रपति को ये जारी करता है। यहाँ उसकी व्याख्या दी गई है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में जोड़ा गया था। तो ये इसका था सोरसिंग समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ दिया गया कि भाई संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ करके नागरिक को मूल कर्तव्यों के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया सरदार सोरसिंग समिति की रिकमेंडेशन पर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के बीच 15% सीमित कर दी गई। तो ये आपका था ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन। यह इसमें 15% कर दी गई थी कि जो कुल सदस्य है उसका केवल 15% ही तक मंत्री रह सकते हैं सेंटर में। तो इससे अधिकतम 82 मंत्री ही रह सकते हैं लोकसभा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के
लिए प्रावधान है, तो ये प्रावधान है ऑप्शन नंबर सी 324। इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम का नाम क्या था? तो सभी जानते हैं, फिनिक्स। तो आश्रम का नाम फिनिक्स था। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी के सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डबरन में फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन खरीदकर फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन होता है? ये राज्यसभा का यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत को उपराष्ट्रपति यूएसए की बात है, सभा प्रधान सभापति होता है अनुच्छेद 89। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है अभी तक? तो ये लगाया गया है वित्तीय आपातकाल, कभी नहीं लगाया गया आज तक वित्तीय आपातकाल, क्योंकि भारत का ऐसी कभी स्थिति आई नहीं है। तो इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल संबंधित है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर डी, समान मत आने पर। तो यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का वोट का प्रयोग तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट समान होने के कारण टाई की स्थिति में आ जाता है। तब अनुच्छेद 96 के तहत यह अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। यह उपस्थिति पीठासीन नहीं होगा तब वो कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का संबंधित है? तो यह भाग 2। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को निम्न में से क्या घोषित करता है? तो यहाँ पर है राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक समूह। भारत का संविधान निम्न में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? तो ये सभी को जानते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सेंटर को मिली हुई हैं। तो यहाँ इसकी व्याख्या की गई, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसको भी सभी जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो इसके सदस्य अध्यक्ष थे। उसमें 7 मेंबर थे, जिनमें से गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद सादुल्ला, BL मित्र के थोड़े समय के बाद हट गए थे। इनके स्थान पर माधव राव बने। DP खेतान, इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद कृष्णा सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानून सलाहकार कौन था? तो ये BN राव, ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार थे। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? तो ये जो अध्यक्ष बने वो बने आपके 1905 में। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के सभापति की हैसियत से उन्हें बहिष्कार का समर्थन किया, किंतु वहाँ इसका समर्थन तभी करना चाहिए था कोई दूसरा विकल्प ना हो। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं पूरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति संबंधी अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है 23 से 24, यह धर्म स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, यहाँ पर स्वर्ण विरुद्ध अधिकार आता है। तो यहाँ उसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आप व्याख्या देख सकते हैं इसकी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यह लिखा गया है कि 12 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। कालांतर में संविधान की 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951, 10वीं सूची 52 संशोधन द्वारा 1985 और 11वीं 33 संशोधन द्वारा 1992 और 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें
काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये समितियां हैं। सबसे पहले कौन समिति आई थी वो बताना है आपको। पहले अशोक समिति, बलवंत राय समिति समिति, एम.एल. सिंघम और थुंगन समिति। तो यहाँ जो है, यहाँ आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले 2, 1, 3, 4। सबसे पहले जो आती है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988 में। नेक्स्ट है पंचायत कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर यह है राज्य सरकार द्वारा कि निर्णय लिया जाता है कि वो कब चुनाव कराती है। लूट पद्धति निम्न में से किसका दूसरा नाम है। तो ये है संरक्षक नौकरशाही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है लूट पद्धति। इस प्रकार की नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी योग्यता तथा प्रतियोगिता के आधार पर न होकर नियुक्ता के लोक सेवकों के पद के अभ्यर्थियों के राजनीतिक संबंधों के आधार पर होती है। इस प्रकार की पद्धति को अमेरिका में विशेष रूप से 1829 से 1883 तक प्रचलित थी, जिसे लूट पद्धति के नाम से जाना जाता है। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। तो ये कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन 1985 बनाया गया है, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई। संस्था सदस्य में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान आदि शामिल थे। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना और उसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन संस्थापक नेता नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कर्नल गद्दाफी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका नेता नहीं है। जो लीबिया के शासक गद्दाफी निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 51B। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत की विदेशी नीति के संबंधित है। यहाँ उसकी व्याख्या की गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय विदेशी नीति में पंचशील सिद्धांत नहीं है। तो यह है यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर डी। 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य शांति और महत्वपूर्ण संबंधों के लिए पंचशील समझौते का हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो 5 समझौते थे वो ये थे: एक दूसरे की अखंडता बनाए रखना, परस्पर अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समान पारस्परिक लाभ पर संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। उदारवाद जनक किसे कहा जाता है। तो ये है जॉन लॉक। ये उदारवाद के जनक हैं। जॉन लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि वो मानव विवेक में आस्था रखते हैं। मानव के 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को भी सौंपता है। मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, किसने कहा था। तो ये ऑप्शन नंबर सी सीले ने कहा था। यहाँ उनकी व्याख्या की सीले कहते हैं स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। लास्की ने भी यहाँ व्याख्या की है, तो आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। जॉन लॉक ने कहा कि जहाँ कानून नहीं वह स्वतंत्रता नहीं। मिल ने कहा स्वतंत्रता को देवदूत कहा क्योंकि इसके द्वारा पागल और सनकी व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का समर्थन मिल जाता है। नेक्स्ट है संप्रभुता की अवधारणा निम्न में से मुख्यतः किसकी है। तो ये जो है वैधानिक है। यहाँ इसकी पूरी व्याख्या दी गई है, आप व्याख्या को भी पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्थायित्व, सार्वभौमिकता। तो यहाँ पर सी 1 और 2 दोनों हो जाएंगी। यहाँ उसकी व्याख्या भी की गई है कि संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत संप्रभुता की निम्न विशेषता निर्धारित की गई हैं: पूर्णतः, सार्वभौमिकता, आद्यता, स्थायित्व, अविभाज्यता, ये सब दी गई हैं। यहाँ पे निम्न में कौन सी संस्थात्मक प्रशासन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ जो है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा, जिसकी यहाँ व्याख्या की गई है कि संस्थात्मक शासन की मुख्य विशेषता नाम मात्र का अध्यक्ष, राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। इसका संबंध यहाँ तो यहाँ पर ये पूरा व्याख्या को यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद तक में रखती है जब तक उसके व्यवस्था का विश्वास प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फासीवाद के संबंध में सही युग्म पहचानिए। तो ये है इटली और मुसोलिनी।
फांसीवाद के संबंध में इटली मुसोलिनी है। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ और जब मुसोलिनी के नेतृत्व में 23 मार्च 1919 को मिलान में पहले फांसीवाद आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में फांसीवाद दल ने इटली का शासन सत्ता हस्तगत कर लिया था। इन विचारकों में कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकार से संबंधित है, यहाँ पर वो व्याख्या की गई बेंथम द्वारा भी। इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो ये जो है वो आपका कार्ल मार्क्स जो है वो वैज्ञानिक समाजवाद की बात करता है, यहाँ उसकी व्याख्या है। मार्क्स के शब्दों में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन में कहा गया विचार मिथ्या चेतना है। नेक्स्ट है कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, तो ये ऑस्टिन द्वारा कहा गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये कथन जो है वो आपका GDH कोल का है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो यह देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो बहुत प्राचीन है। इसके प्रति अवधारणा उत्पन्न की गई कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवी संस्था है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। प्रजा का कर्तव्य अथवा धर्म है कि राजा की आज्ञाओं का हृदय से पालन करे और उसका विरोध न करे। यह सिद्धांत प्रमुख समर्थक मनु, जेम्स, हीगल और होमर आदि हैं। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं जिसमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता है। राज्य के 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता राज्य को अन्य समुदाय से अलग करता है क्योंकि अन्य समुदाय के पास भी जनसंख्या, भूभाग, सरकार होती है लेकिन संप्रभुता का अभाव होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, ये कथन जो है डिमॉक का है, उनकी व्याख्या की गई है। निम्न में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये है वितरणात्मक, यानी कि दंड का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे सिद्धांत हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे। तो हम सिविक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। इनमें से किसे बहुलवाद का समर्थन नहीं किया गया है? किसने नहीं किया है? तो ये हेगेल जो है ये नहीं करता है। बेब, लिंडसे, कैब्रे ये सब बहुलवाद संप्रभुता के विचारक हैं, जबकि हेगेल जो है वो एकलवाद संप्रभुता का विचारक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप यहाँ देख सकते हैं प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, अधिकार पूर्व नगर, पूर्व सामाजिक अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तो यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पे जो है डी जो है अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ, ये इससे सुमेलित नहीं करता है, इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है। निम्न में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, यहाँ उसकी व्याख्या है। निम्न में किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो ये फाइनर ने संज्ञा दी है, दबाव समूह को फाइनर ने एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी, इसे तृतीय सदन भी कहा जाता है। रोडी के द्वारा कहा गया यह गैर सरकारी संचार सूत्र है। नेक्स्ट है राज्य का वर्ग सिद्धांत किससे प्रतिपादित है? तो इसे भी जानते हैं कि मार्क्स जो इस पर बात करता है, ये उसकी व्याख्या है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श वर्ग की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ जो दी गई है वो रूसो द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श वर्ग की संज्ञा रूसो ने दी है। निम्न में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यह है पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉलिटिक्स है, जो कि आज एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध है। यह प्राचीन राजनीतिक दर्शन का अधिक यथार्थवादी वर्णन है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिसमें 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति की विषय वस्तु अधिक व्यापक है, तो इसकी व्याख्या यहाँ की गई है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का समर्थन भी किया गया है। दास कैपिटल इनमें से किसका ग्रंथ है? तो ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है।
कार्ल मार्क्स द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक दास कैपिटल 1867 में लिखा गया। इस पुस्तक को मार्क्सवाद की बाइबल कहते हैं। यह रचना पूंजीपतियों द्वारा उनकी शोषणकारी नीतियों की आलोचना पर आधारित है। ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो पेपर कर रहे हैं प्रीवियस पेपर, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप कोई सेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। पेन ऑप्टेन ऑप्टिक का निम्न में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो ये जो है जेल, पेन ऑप्टिक का आदर्श उदाहरण जेल है। पेन ऑप्टिक शब्द को दो घटकों में मिलकर बना है, पन और ऑप्टिन। पन का मतलब होता है कैदी, ऑप्टिन मतलब होता है कैदियों पर नजर रखने वाले, निगरानी करता। एक ऐसी जगह जहाँ कैदियों पर निगाह रखी जाती है जेल ही है। कैदियों को सुधारने के संबंध में जेरेमी बेंथम द्वारा पेन ऑप्टिन का समर्थन किया गया। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो यहाँ पर जो है इन्होंने ये तीनों ही चारों किताबें लिखी हैं। यहाँ पर गीता राइस, द ओरियन, द आर्किटेक्ट होम, द वेदास। तो इन्होंने किताब जब लिखी तो ये 1903 में, ये 1903 में और ये 1915 में। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? न्याय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर है न्याय से संबंधित था। यहाँ पे उसकी व्याख्या दी गई है, अब व्याख्या को भी देख सकते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। किसने कहा? यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर ए और सी दोनों की बात की गई। ग्रीन और वॉकर। उपरोक्त कथन को शब्दों में अभिव्यक्त करने का श्रेय वॉकर को दिया जाता है, तो मूल विचार टी.एच. ग्रीन का है। अतः इस कथन में कथनकर्ता का सही चयन अभी तक विभिन्न आयोगों के उत्तर कुंजी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कौन सा है? मूल तो ग्रीन का है, लेकिन दिया इसने था, तो अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। इनमें से किसने आत्मपरक तथा प्रात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो ये क्या है? जे.एस. मिल द्वारा किया गया। यहाँ उसने उसकी व्याख्या भी की है, स्वविषयक और परिविषयक के बारे में भी। आप यहाँ इस व्याख्या को भी देख सकते हैं। एक जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है, और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। जे.एस. मिल। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना गया है? तो ये माना गया है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। गोखले और गांधी जी की मुलाकात 1896 में हुई थी। दूसरी मुलाकात 1901 में कोलकाता में हुई, और वर्ष 1912 में दोनों ने मुलाकात पुनः दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहाँ गांधी जी ने गोखले के नेतृत्व में शैली पर संघर्ष के तरीकों को प्रभावित हुए। भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय शांति के जनक की संज्ञा किसने दी? तो ये वैलेंटाइन चरोल द्वारा इसकी संज्ञा दी गई थी, जिन्हें शांति का जनक भी कहा गया था। तो यहाँ स्पष्ट व्याख्या इसकी है। उन्होंने 1916 में लखनऊ मूल कांग्रेस में कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये जो प्रीवियस पेपर आपका था, कि आपको पता लग गया हो किस तरह का पेपर का लेवल आता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, चाहे वो सिविक्स का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे फिर इकोनॉमिक्स का हो। 16 तारीख तक हम लगातार प्रैक्टिस सेट, 2 प्रैक्टिस सेट डेली के हिसाब से करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों के पास भी ये पहुंच सके। धन्यवाद।